गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और अभी क्लासेस की जो न्यू वीडियो सीरीज था जिसमें मैं आप सबको को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता रहा था, उसका एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। यह जो वीडियो है ये क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक का जितने भी इंपॉर्टेंट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं वो सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। ये पूरा वीडियो ना केवल क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है बल्कि उन सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी है जिनमें बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि एनसीईआरटी के बहुवैकल्पिक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो अगर आप इन वीडियोस को अंत तक देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो ना केवल वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ इन क्वेश्चन और आंसर को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये सारे के सारे एनसीईआरटी के सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले क्लास 9th के क्वेश्चन आंसर वीडियो डाले थे, आज क्लास 10th का डाल रहे हैं। पहले सबका पार्ट 1 अपलोड कर देते हैं, तब तक आप तैयारी कीजिए। फिर जैसे ही पार्ट 1 अपलोड हो जाएगा फिर मैं आपके लिए पार्ट 2 अपलोड करूंगा। ये पार्ट 1 है पहले चैप्टर से लेकर के चौथे चैप्टर तक। पार्ट 2 में 5वें चैप्टर से लेकर के 8वें चैप्टर तक बात करेंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। ना केवल मैं आपको सवाल बतलाऊंगा बल्कि सवाल का एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे आप वीडियो में ही सवालों के जवाब याद कर लीजिएगा। केवल आपको लिख के रिवाइज करने की जरूरत है। बोला गया है कि लौह अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क की अगर हम बात करें लौह अयस्क, ठीक है ना, तो लौह अयस्क है क्या। लौह अयस्क ये रहा, लौह अयस्क मान लेते हैं। लौह अयस्क को पहले खनन करके खदानों से निकाला जाता है और खनन के पश्चात उसे फिर जो है वाहनों के माध्यम से फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहाँ पर फैक्ट्रियों में गलाने के बाद इसे फिर से जो है किसी उपयोगी सामग्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये फिर से वापस जो है लौह अयस्क नहीं बनता है। एक बार आने के बाद ये खत्म हो जाता है, फिर से हमें नया लौह अयस्क निकालना पड़ेगा और फिर ये प्रक्रिया पूरा चलेगा, तब जाकर के यहाँ पर वापस आएगा। एक बार जो लौह अयस्क बन गया वो फिर से बनता नहीं है। तो जब कोई वस्तु, जब कोई संसाधन एक बार बन जाता है और फिर से वापस नहीं बनता है तो हम उसे अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अगर आप क्लास 10th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अनवीकरण योग्य संसाधन। दुनिया में जितने भी धातुएं हैं वह पुनः चक्रीय हैं, लेकिन वह अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कि धातुएं जो हैं वो अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अगला सवाल है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो सबसे पहले ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ये समुद्र के पानी से उत्पन्न होता है। क्योंकि समुद्र की पानी जो है लहर मारती है और उसका पानी का स्तर कभी ऊंचा होता है और कभी नीचा होता है। जो वैज्ञानिकों को पता है कि कब ये ऊंचा होगा और कब ये नीचा होगा। जब ये पानी हाई होती है तो उसे कहीं स्टोर कर लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये समुद्र का किनारा है, ये समुद्र का किनारा है। अब समुद्र का पानी हाई होने वाला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दीवार खड़ी कर देंगे और पानी को इस ओर ले आएंगे। ओके, यहाँ पर एक सुराख कर देंगे, पानी इस ओर आ जाएगा और यहाँ पर पानी को स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर पानी को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा और फिर ये लेवल नीचे आएगा, तो यहाँ पानी तो जमा है, फिर इस पानी को छोड़ देंगे। हम इस ओर क्या करेंगे, छोड़ देंगे और यहाँ पर एक टरबाइन लगा देंगे। इससे उत्पन्न होगा ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा का 3D वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको ज्वारीय ऊर्जा 3D वीडियो मारिएगा तो आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपको ज्वारीय ऊर्जा और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। हालांकि ये समुद्र के पानी से उत्पन्न होता है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खर्चीला है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इसलिए सबके लिए संभव नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये पुनः पूर्ति योग्य है। पुनः पूर्ति योग्य का मतलब होता है एक बार खत्म होगा तो हम इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी अथाह है, ये कभी खत्म होने वाला है नहीं, इसलिए ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन में आता है। यानी एक बार खत्म होगा तो हमें फिर से ये प्राप्त हो सकता है। अगला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है जमीन का खराब होना। पंजाब में जो है जमीन पूरी तरह से बंजर होने के कगार पर आ चुकी है। कुछ इस प्रकार से भूमि निम्नीकृत होने के बाद आती है। ये कब होता है, जब इसमें पानी की कमी होती है। पानी की कमी होने के कारण इस प्रकार से होता है। पंजाब के किसान ने क्या किया, पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दिया। अब सिंचाई इतना हुआ कि यह जमीन और ज्यादा पानी
ढूंढने लगी, क्योंकि जमीन का जो निचले वाला स्तर है, नीचे जो जमीन के अंदर पानी था वो निकल गया पाइप के थ्रू, मोटर के थ्रू। इससे जमीन के नीचे का पानी खत्म हो गया और ऊपर भी पानी जब नहीं मिलने लगा तो इस तरह की जमीन हो गई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब में जमीन जो है वह खराब हो गई है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपान खेती होती है? सबसे पहले आप सीढ़ीदार खेती देखिए। इस प्रकार की खेती को हम सीढ़ीदार खेती कहते हैं। कहाँ होता होगा? ये वहां होता होगा जहां पहाड़ी इलाका है, जहां पर पहाड़ है, वहां पर जमीन तो है नहीं, तो वहां पर क्या किया जाता है, पहाड़ को ही काट करके सीढ़ी जैसी बना दी जाती है और फिर उस सीढ़ी नुमा खेत में खेती किया जाता है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पर होगा? जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है। तो इस प्रकार की जमीन है उत्तरांचल या तो उत्तराखंड, कहिए उत्तराखंड। तो इन क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती को ही हम सोपानी खेती के नाम से जानते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो आप देख सकते हैं ये वो राज्य है जहां पर काली मृदा पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन में दिया गया, जम्मू कश्मीर में काली मृदा नहीं पाई जाती है। राजस्थान दिया गया, राजस्थान यहाँ पर है, राजस्थान में काली मृदा नहीं, बल्कि यहाँ भूरी मृदा पाई जाती है या फिर यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। एक झारखंड ऑप्शन में दिया गया, झारखंड में लेटराइट मृदा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर गुजरात सही जवाब है, क्योंकि आप देख सकते हैं गुजरात में भी काली मृदा पाई जाती है। ये इलाका भी गुजरात में आता है और ये इलाका भी। तो सही जवाब है गुजरात। और काली मृदा किसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? कपास की खेती के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कौन सी टिप्पणी, अगला सवाल है कि प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है जिसके चलते जो प्राकृतिक वनस्पति है वह खत्म हो रही है और प्राणी जात भी खत्म हो रहा है? पहले सभी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कृषि का प्रसार, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन, लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। इन सभी ऑप्शन को इस तरह से समझ सकते हैं। अगर कृषि का प्रसार होगा, जमीन घट रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ों पर भी खेती कर रहे हैं। जहां पर पहले केवल जंगल ही जंगल हुआ करता था, वहां पर भी हमें खेती करने की जरूरत हो रही है, यानी कि हमें खेती का विस्तार कर रहे हैं। इस आधार पर जंगल कट रहा है और अगर जंगल कटेगा तो प्राणी जात और वनस्पति जात यानी जंगल में रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे दोनों ही खत्म होगा। यानी कि ये वो कारण है जिससे प्राणी जात और वनस्पति जात का ह्रास हो रहा है। दूसरा है वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं। जब हम बड़े बड़े डैम बनाते हैं तो डैम का पानी वहां पर ही नहीं रुकता बल्कि दूर दूर तक फैल जाता है, जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं। तो वहां पर रहने वाले जंगल जमीन सब क्या होता है, प्रभावित होता है। और अगर जंगल में पानी घुस गया तो जंगल में रहने वाले जानवर भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। इसके आसपास के इलाके को भी दूर तक खाली करवाया जाता है, क्योंकि पता है कि आने वाले समय में जब हमें डैम खोलने की जरूरत पड़ेगी तो उस समय भी पानी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसलिए उन क्षेत्रों को भी खाली करवाया जाता है, तो वहां पर रहने वाले जंगल जमीन को भी साफ करना पड़ता है। अगला है औद्योगिकरण, यानी फैक्ट्री उक्ट्री लगाने से भी ये चीज होता है। यानी फैक्ट्री जहां पर लगती है तो दूर दूर तक प्रदूषण फैल जाता है और फैक्ट्री एक बड़े इलाके में लगाया जाता है तो वहां पर भी जंगल जमीन को साफ किया जाता है। यानी ये अगला कारण है जिसके चलते क्या होता है कि जो वनस्पति जाता है और प्राणी जात इसको हानि उठाना पड़ता है। शहरीकरण से भी शहर बसाया जाता है, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाया जाता है, तो उसमें भी पेड़ पौधे जंगल जमीन को साफ किया जाता है, तब जाकर के ये चीज बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी प्राणी जात और वनस्पति जात का ह्रास हो रहा है, क्योंकि जहां भी जंगल कटेगा तो जानवर रहेंगे कहाँ, यानी कि जानवरों को भी नुकसान होगा। इस आधार पर ये चारों वो कारण है जिसके चलते प्राणी जात और वनस्पति जात का ह्रास होता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि केवल पशु को चरा रहे हैं, जानवरों को चरा रहे, तो जानवरों को चराने से छोटी छोटी घास खाएंगे, घास फिर से उग जाएंगे। और जानवरों जंगलों से केवल लकड़ी जलाने वाली जो सूखी लकड़ी है वो लाएंगे हम, जो बड़े बड़े पेड़ है वो नहीं काटेंगे, तो क्या होगा, क्या जंगलों का नुकसान होगा? नहीं होगा। और जंगलों का नुकसान नहीं होगा तो जानवरों को भी परेशानी नहीं होगी। यानी यहाँ जितने भी ऑप्शन लिखे गए हैं उनमें से ये ग नंबर, जिसमें केवल पशु चारण और ईंधन की लकड़ी एकत्रित करने से जंगल का कोई नुकसान नहीं होगा, जंगल का नुकसान नहीं होगा तो प्राकृतिक वनस्पति का भी नुकसान नहीं होगा और प्राणी जात का भी नुकसान नहीं होगा। ग नंबर इसका सही जवाब है। बाकी सारे ऑप्शन से प्राणी जात और वनस्पति जात का ह्रास होगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी है, यानी कि इसमें लोग क्या करते हैं, भागीदारी करते हैं, तब जाकर के ये संभव हो पाया है। तो पहले इसे समझते हैं। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन लिखे हैं सबसे पहले लिखा है संयुक्त वन प्रबंधन। तो संयुक्त वन प्रबंधन की बात करें तो संयुक्त वन प्रबंधन में क्या होता है, जो सरकारी कर्मचारी होती है और जो ग्रामीण लोग होते हैं वो दोनों मिल करके जंगलों को बचाते हैं, यानी यहाँ समुदाय की सीधे भागीदारी है।
दूसरा है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में भी जो समुदाय के लोग हैं वो पेड़ से चिपक करके जंगलों को बचाए थे, जिससे क्या हुआ कि वहां के जंगल बच गए और फिर जो जंगल के बचाने का अभियान शुरू हो गया। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं। हाँ, इसमें लोगों की सीधी भागीदारी थी, समुदाय की सीधी भागीदारी थी। अगला है बीच बचाओ आंदोलन। इसमें भी बीच बचाने के लिए न केवल एक अकेला व्यक्ति बल्कि इसमें आसपास के समुदाय के लोगों ने सहयोग किया और फिर बीज को बचाना संभव हो पाया। तो बीज बचाओ आंदोलन भी एक सफल जो पूरे समुदाय के लोगों के साथ संभव था। अगला है वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। ये बहुत आसान है। इसमें एक बड़े से क्षेत्र को सिर्फ हम जंगल, एक बहुत बड़े जंगल को वन्य जीव घोषित कर देते हैं कि जिसमें कोई भी आदमी शिकार नहीं कर सकता है, कोई भी आदमी जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसमें जानवर बड़े ही आज़ादी से रहते हैं। तो इसमें समुदाय की कोई भागीदारी नहीं है। लोग केवल जानवरों को देखने के लिए आ सकते हैं, लेकिन जानवर अपने आज़ादी से जीते हैं। केवल एक सीमा रेखा बना दी जाती है, तो इसमें लोगों को जाने का जरूरत नहीं है। बिना गए ही जानवर बच सकते हैं और वनस्पति जात पेड़ पौधे भी बच सकते हैं। यानी ये सही जवाब हो जाएगा कि वन्य जीव एवं पशु विहार परिसीमन जो है, इनमें समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देश्य नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तर्क नहीं है। तो बहुउद्देश्य परियोजना क्या होता है? एक बड़ी सी परियोजना को हम बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं और इसे इसलिए लागू किया जाता है ताकि इसमें पानी को स्टोर किया जाए और इस पानी को दूर दूर तक जहाँ भी जरूरत हो वहाँ पहुँचाया जाए। जैसे कि अगर भाखड़ा नंगल डैम की अगर हम बात करें, भाखड़ा डैम, तो इसे इसलिए बनाया गया ताकि राजस्थान जो थार डेजर्ट है, जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, सूखा है, उन इलाकों तक जो है पानी पहुंचाया जा सके। और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर के मदद से जो राजस्थान है वहां पर पानी पहुंचाया गया। तो आप देख सकते हैं कि इससे क्या होता है, उन इलाकों में भी पानी पहुंच जाता है जहां पर सूखा होता है और पानी स्टोर हो जाता है। फिर इसे फैक्ट्री में ले जाए या फिर पीने के लिए ले जाए, कई तरह से काम होता है। लेकिन एक चीज ये नहीं कर पाता, वह है बाढ़ को नहीं रोक पाता है। कई बार कहा था कि ये बाढ़ को रोक लेता है, लेकिन ये बाढ़ को रोकने में असक्षम है। यहाँ तक कि 2004 में जब बाढ़ आया था तो उसको भी ये रोक नहीं पाया था। केरला की कहानी है। तो इस आधार पर डैम तो सब चीज हो जाता है, लेकिन ये बाढ़ को रोकने में सफल नहीं है। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब क्या होगा? ख नंबर हो जाएगा। यानी कि बहुउद्देश्य परियोजना सब चीज करता है, जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू नहीं कर पाती है। ठीक है, यानी यहाँ लिखा है कर पाती है, यानी कि ये नहीं होगा, तभी ये क्या हो जाएगा? सही लिखा जाएगा, क्योंकि तर्क नहीं है। तर्क नहीं है। क्या क्या चीज है? बहुउद्देश्य परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, यानी ये पक्ष में तर्क दिया गया है। दूसरा, विस्थापन होता है, बहुत सारे लोगों को जीवन खत्म हो जाता है। जी हाँ, जहां पर बांध बनते हैं, बहुत बहुत बड़े स्तर पर पानी फैलता है तो लोगों को वहां से भगाया जाता है और वहां पर बहुत ज्यादा आजीविका खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से इससे पानी को उद्योगों और घरों में पहुंचाया जाता है, लेकिन ये ख नंबर नहीं हो पाता है, इसलिए यह इसके पक्ष में तर्क नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख नंबर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल बड़े चौड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है? जब एक ही फसल को उगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं केले की फसल लगाया गया है, तो केले को जब एक ही लंबे क्षेत्र तक सिर्फ केले केले का फसल लगाया जाएगा, इस प्रकार के फसल को हम रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। ये हमारी किताब में भी लिखा है कि रोपण कृषि जो है एक ऐसा कृषि है जो लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल यानी एक ही तरह का फसल लगाया जाता है। और ये कैसी खेती है? एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। वाणिज्यिक खेती क्या होती है? एक ऐसी कृषि जिसमें क्या होता है, लोगों केवल मुनाफा कमाने के लिए खेती करते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है, हमें यह बताना है। तो यहाँ तो रबी फसल डायरेक्ट उत्तर आपको दिख रहा होगा, चना। आइए इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं। रबी फसल में मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम ये सारे फसल आते हैं। अगर आप देखें किताब अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, तो उसमें लिखा हुआ है कि रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर तक के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के महीने में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। इसमें गेहूं आता है, जौ आता है, मटर आता है, चना आता है, सरसों आता है और कुछ और भी मुख्य रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। तो इसमें चना लिखा गया है, तो चना क्या हो जाएगा? हमारी रबी फसल होगा। बाकी जितने भी फसल यहाँ पर लिखा हुआ है वह सभी खरीफ फसल है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल कौन सा है? जब हम किताब पढ़ते हैं तो जब आप दाल पढ़िएगा, दाल के बारे में, तो दाल में लिखा हुआ यह एक प्रकार का फलीदार फसल है। केवल किसको छोड़ करके? अरहर को छोड़ करके। अरहर को छोड़ करके जितने भी फसल है सब क्या करता है? नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखता है। तो ये कैसा फसल है? दाल जो है वे एक तरह का फलीदार फसल है। तो दाल इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला है कि निम्नलिखित में से सरकार कौन सी घोषणा फसलों की सहायता के लिए करते हैं? तो फसलों की सहायता के लिए सरकार न्यूनतम सहायता मूल्य देती है। किस लिए? ताकि बिचौलिया से बचाया जा सके। बिचौलिया और दलाल क्या करते हैं? किसानों का शोषण करते हैं कम दामों में अनाज खरीद करके। इसीलिए सरकार न्यूनतम सहायता मूल्य देने का वादा करती है। तो इसका सही जवाब होगा न्यूनतम सहायता मूल्य। तो ये था पार्ट 1 और पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको पार्ट 1 बहुत पसंद आया है तो पार्ट 2 के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और उम्मीद करेंगे कि अगर आप पार्ट 1 देखे हैं तो सभी क्वेश्चंस लिख लीजिए अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्होंने जरूर सुना होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कॉमेंट करें और किसी भी तरह के नए वीडियोज़ के लिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही आपको अन्य वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। पूरा वीडियो आपने देखा, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड हो जाए, न केवल ऑब्जेक्टिव बल्कि सब्जेक्टिव, तो उन क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना बल्कि अभी क्लासेस डाउट्स को सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर अपलोड किए जाते हैं शॉर्ट वीडियो में, जिससे आपको बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।